अक्ल की असल इल्म और इल्म की असल सब्र है, लिहाजा सब्र का दामन हाथ से कभी ना छोड़ो। सब्र क्या है, सब्र क्यों जरूरी है, सब्र कैसे हासिल किया जाए। जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब इंसान जज्बात के हाथों मगलूब हो जाता है। मिजाज के खिलाफ बात हो तो गैज़ो गज़ब से रगे फड़कने लगती हैं। फौरी तौर इंतकामी कार्रवाई के जज्बात उभरते हैं। दुश्मन पर अपनी बर्तरी साबित करने का एहसास दिल में जागता है। मगर यही वो वक्त जब इंसान को अपने आप को काबू रखने और अक्लो होश में रहने की तलकीन की गई, और यही सब्र है। सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। गर्ज पुरसुकून और कामयाब जिंदगी के लिए सब्र तहम्मुल और कुव्वत बर्दाश्त ही बुनियादी बात है। यहाँ सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वो वाहिद चीज है, आप इसको एक लफ्ज अगर समझें और लफ्ज कहते हुए ये कह सकते हैं कि आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करता है, और फिर बड़ी बड़ी जो हम इंतकामी कार्रवाइयों से बड़ी बड़ी दुश्मनियां बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, वो नहीं होंगी। तो सब्र हर चीज में बहुत जरूरी है। सब्र बर्दाश्त पैदा करता है, सब्र रिश्तों में खूबसूरती पैदा करता है, और सब्र घर में सुकून पैदा करता है। तो जनाब, ये थी आज की अच्छी बात, और इसी से आगाज करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान का। मैं हूं दुआ जमील और मेरे साथ है जमील सुखेरा। कितनी अच्छी बात से आगाज किया तुमने दुआ। और इन शॉर्ट, गुड थिंग्स टेक टाइम। पेशेंस बहुत जरूरी है। सब्र की तलकीन करनी भी चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए। और कितनी खूबसूरत बात तुमने की कि ना सिर्फ रिश्ते, घर, बल्कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी सब्र से बहुत ज्यादा ग्रूम होती है, क्योंकि जितना आप में बर्दाश्त का मादा होगा उतना ही अच्छा और लाइटर तरीके से आप जिंदगी के हर इशू को लेंगे। तो आज की इस अच्छी बात से हमने आज की सुबह का आगाज किया। तो आज हमारे पास क्या क्या स्पेशल है? आज हमारे पास बहुत कुछ स्पेशल है। अभी कुछ तो अंदाजा आपको हो ही गया होगा हमारे सेट को देखकर। यहाँ आपको किन्नू नजर आ रहे हैं। तो जनाब, आज हम सेहत पर भी बात करने वाले हैं। किन्नू के जरिए आप अपने आप को खूबसूरत, सेहतमंद, हेल्दी कैसे रख सकते हैं। और जमील, इस साइड पर क्या नजर आ रहा है? ये देखें जी, यहाँ पर हमें ट्विस्टर नजर आ रहा है, साइकिल नजर आ रही है। क्या करना है सेट पे, इसका क्या काम? इसका सेट पे ये काम है कि हम लोगों को आज ये बताएंगे कि फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। किन्नू खाने के लिए है, तो ये तो हमारा किन्नू की अफादियत पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन चूंकि फिटनेस पर ओवरऑल बात करेंगे हम, तो उसमें एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, खाना पीना कैसा होना चाहिए, और जिम नहीं जा सकते तो घर बैठे आप किस तरीके से अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। आज के शो में इसी पर बात बिल्कुल होगी। लेकिन हम आज फैशन पर भी बात करने वाले हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कौन सा फैशन इन है, मौसम के एतबार से, आपकी अपनी फिजिक के एतबार से, और लोगों में ट्रेंडी नजर आने के एतबार से। तो आगाज करते हैं आज की हमारी पहली खबर कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, वो है सऊदी वली अहद के बारे में, जो 2 रोजा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल, 2 रोजा दौरे पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। नूर खान एयरबेस पर उनका जहाज उतरा। इमरान खान साहब ने खुद उनको रिसीव किया, बल्कि गाड़ी भी खुद ड्राइव की। पाक फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहां पर मौजूद थे। अस्करी क़यादत भी इस मौके पर मौजूद थी। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कल एक बहुत पुरवकार तकरीब थी जिसमें बहुत से MOU साइन किए गए। जो प्रोटोकॉल दिया गया शहजादे को, वो देखने के लायक था। जी हाँ, JF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को अपने हिसार में लिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के तैयारे के दाएं और बाएं फॉर्मेशन में परवाज करते हुए उन्हें बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया। कवल अज़ीम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी के तकरीबन 20 अरब डॉलर्स मालियत के 7 मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्टैंडर्डाइजेशन के शोबे में ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। बहुत सारे मुआहदों पर दस्तखत किए गए। शाह कुरैशी साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इन मुआहदों पर दस्तखत। खेलों का शोबा भी था इसमें, और पाकिस्तान सऊदी अरब में क्या अपना फ्रेमवर्क दे सकता है, सऊदी अरब में किस तरीके से पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के काम हो सकता है। सऊदी अरब पाकिस्तान में जो बहुत से तवानाई के मंसूबे भी हैं, बहुत से डेवलपमेंट के मंसूबे भी हैं, जिन पर कल MOUs पर साइन किए गए। बड़ी सरमायाकारी एक
पाकिस्तान में है, तो हम भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी पीएसएल की बात करते हैं। पीएसएल का छठा मैच था जनाब कल, कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ग्लेडिएटर ने यूनाइटेड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में ये खेला गया मैच पाकिस्तान सुपर लीग चौथा एडिशन, छठा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 157 रन बनाए गए, जिसके जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के मतलूबा हदफ 19वें ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया गया। अगर शेन वॉटसन की जमील बात करें तो शानदार उन्होंने बैटिंग की है। 55 गेंदों पर 81 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स उन्होंने खेली। बिल्कुल, और 4 छक्के भी लगाए, 6 चौके भी लगाए और टीम को उन्होंने फतह दिलाई। और ये तो थी बात यूनाइटेड की और ग्लेडिएटर की। एक और अहम मैच था जिसमें कौन था मद्दे मुकाबिल? लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स। हम जब लेते हैं तो हंस पड़ते हैं। हंसी इसलिए आती है क्योंकि कल क्या किया यार, जस्ट 78 रन, मतलब लाहौर कलंदर्स ने मैच खेला और 78 रन का टारगेट दिया। तो जनाब इस तरह लाहौर कलंदर्स जो है वो हार गया और पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। इस तरह कल का जो ये एक मैच था बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल, और ज़ल्मी के हसन अली की बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने में आई। लेकिन जमील, पीएसएल तो जारी रहेगा, लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे अपने नाजरीन को, पीएसएल की रंगीनियों के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, जो आप सुबह भी बात कर रहे थे कि आज क्या खाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए, और कल आपने एक बड़ा खूबसूरत सा मेन्यू भी तरतीब दिया। तो क्यों ना जो घर में बैठी खवातीन है उनको भी मैं बताऊं कि एक अच्छे हस्बैंड जो है वो मेन्यू तरतीब देते हैं कि सब्जियां क्या पकानी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हफ्ते को क्या पकना चाहिए, इतवार को क्या होना चाहिए, मंडे को। कल दुआ ने अचार गोश्त बनाया था, वाह वाह, और बहुत अच्छा बनाया था। तो क्यों ना हम मुख्तलिफ शहरों से रेट्स ले लेते हैं कि आज सब्जियों के क्या रेट्स हैं, फलों के क्या रेट्स हैं। क्योंकि जो खवातीन, जो माएँ बहनें हमें इस वक्त देख रही हैं, वो अपना पूरे हफ्ते का बजट सेट कर सकती हैं, अपने शौहर की जेब से पैसे ले सकती हैं कि हमने अपना बजट कितना बनाना है, कौन सी सब्जी कितनी बचत करनी है कि हम पॉलेज जा सकते हैं। एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बजट अलग होता है। इसमें से नहीं, वो बजट अलग होता है। लेकिन खैर, ये इसलिए भी जरूरी है ताकि वो लोग जो बेचारे फलों से, महंगी सब्जियों से दूर रहते हैं, उसमें फर्क कितना है, डीसी रेट्स क्या है, मंडी में क्या भाव-ताव है, लेकिन आपके घर के पास से वो सब्जी कितनी महंगी मिलती है, वो फ्रूट कितना महंगा मिलता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम रुख करते हैं मुख्तलिफ शहरों का, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। कोयटा, कराची और पेशावर की हम बात करेंगे। कराची से फयाज बुखारी हैं, कोयटा से फजल तवाब और पेशावर से इरफान मूसाजई। उनसे हम ये पूछते हैं कि आज के भाव-ताव क्या है सब्जियों और फ्रूट्स के। जी हाँ, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कराची का रुख करते हैं। फयाज बुखारी, ठीक है जी। फयाज बुखारी, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्या अपडेट करें कराची की मंडी में आज सब्जियों का रेट क्या है, कौन सी सब्जी कितने भाव पे बिक रही है, और खास तौर पर ये भी साथ ही बताइएगा कि जो एक डीसी रेट होता है कि अच्छा आज टमाटर का ये रेट है, आलू का ये रेट है, क्या उसी रेट पे बिक रही है? ये शहरियों का या ग्राहकों का कहना है कि नहीं जी, रेट लिस्ट कुछ और है, मनमानियां की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कराची के आम शहरियों की, तो वो जो है वो काफी परेशान मुझे लगता है ऐसे नजर आएंगे, क्योंकि जो टमाटर, भिंडी और करेले हैं वो उसका जो एक रेट है वो बहुत एक्सटेंड कर दिया है। और एक जो करेले की बात की जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसका रेट जो है वो 160 रुपए फी किलो बिक रहा है कराची में। जबकि अगर दूसरी जानिब भिंडी और टमाटर की बात की जाए तो भिंडी और टमाटर भी जो है वो 120 और 140 रुपए के जो है रेट पर फी किलो बिक रही है, जिसमें शहरी जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जबकि इसकी वजह जो है वो यही बताई जाती है कि अंदरून सिंध हो या अंदरून पंजाब, वहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं, जिसके बाद फसलें जो है वो काफी बर्बाद भी हो जाती है और कराची आते आते रेट जो है वो काफी हाई हो जाते हैं। जब सब्जी मंडी में रेट आता है तो ये बताया जाता है कि फ्यूलिंग बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो हमें जो है वो ट्रांसपोर्ट में ज्यादा महंगी सब्जी लगती है। और जिसके बाद जब ये दुकानों तक, सब्जी की दुकानों और मार्केट और ठेलों तक आके पहुंचती है तो इसका रेट जो है वो बहुत ही तजावुज कर चुका होता है। जबकि दूसरी आने पर अगर तुरई, लौकी और इनकी बात की जाए तो ये भी 60 से 80 रुपए बिक रहा है। जबकि अगर मटर की बात की जाए वो भी लोग काफी शौक से इस्तेमाल करते हैं, वो भी 50 से 60 रुपए मिल रहा है। जबकि रोजमर्रा की जिंदगी प्याज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, वो 30 से 40 रुपए
फी किलो के दरमियान बिक रहा है, जिसमें शहरी जो है वो ये कहते हैं कि इतने ज्यादा रेट जो है वो बढ़ चुके हैं कि सैलरियों में इजाफा नहीं हुआ है, जबकि इस जानिब सब्जी और फल के रेट जो है वो काफी ज्यादा हो गए। मैं आपको दूसरी जानिब फलों के भी रेट बताता चलूं। अच्छा, एक मिनट, फल की बात करते हैं अभी फयाज, हम फलों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोयटा का रुख करते हैं। चूंकि हम सब्जियों की कीमतों का तयन भी कर रहे हैं और हम अपने नाज़रीन तक ये बताना भी चाहते हैं कि किस तरह, अब जिस तरह कराची से फयाज ने ये अपडेट किया कि फ्यूलिंग चार्जेस डाल दिए जाते हैं, सब्जियां महंगी बिक रही हैं, तो कोयटा की क्या सूरत हाल है? फजल तवाब, आप जरा क्विकली सब्जियों की बात करें, फिर हम फलों पर जाएंगे। सब्जियां बताएं, क्या भाव ताव है, कितनी महंगी बिक रही हैं, लोगों का, शहरियों का क्या कहना है? देखिए, कोयटा में भी सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कराची से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी जो है भिंडी और टमाटर की जो कीमतें हैं उसमें होश शरबा इजाफा हो गया है। टमाटर जो था वो 30 रुपए से 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, मगर रवा हफ्ते एकदम कीमतें जो है वो आसमान को छूने लगी है और 100 से 120 रुपए फी किलो टमाटर फरोख्त होने लगा है। जबकि भिंडी की भी कीमतें जो है वो 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी और अब जो है वो 50 से बढ़कर 140 160 रुपए के तक जो है फी किलो पहुंच चुकी है। और इसी तरह कद्दू की कीमतों में भी जो है इजाफा हो गया है। साथ ही साथ शलजम और दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी 20 से 25 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। शहरियों को यही कहना है कि एकदम जो है कोयटा में सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा होना वो समझ से बालातर है। लिहाजा जिले इंतजामिया जो वादा कर रही है कि रेट लिस्ट जो है वो दुकानों पे और सब्जी मंडी में जो है लगाए जाएंगे, वो रेट लिस्ट नजर नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों और सब्जी मंडी में जो भाव का जो सिलसिला है वो चल रहा है और वो मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। लिहाजा जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है उन्हें पूरी तौर पर फाल होना चाहिए ताकि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं सब्जियों की उन पर कंट्रोल किया जाए और प्राइस लिस्ट जो है वो भी लगाया जाए ताकि जो गरीब शहरी है वो भी सब्जियां जो है वो खा सकें। सही, आप दुरुस्त कह रहे हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव होना चाहिए, ये लिस्टें आवेजा होना चाहिए ताकि गरीब लोग जो हैं कम से कम सब्जी फ्रूट उनकी पहुंच से ये दूर नहीं होना चाहिए। कोयटा कराची में तो सूरत हाल जमील तसल्ली बख्श नजर नहीं आई है। पेशावर को रुख कर लेते हैं। पेशावर, इरफान हमारे साथ हैं। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। इरफान, आप हमें अपडेट कीजिएगा, कराची और कोयटा में सब्जियों की कीमतें तो आसमान तक पहुंच गई, लोगों को, ग्राहकों को बड़ी शिकायत है। पेशावर में क्या सूरत हाल है, फ्रूट किस तरह से बिक रहा है? जी बिल्कुल, अगर पेशावर की बात की जाए तो जो फलों की कीमतें हैं वो तो इतना बज़ाहिर जो है इतना ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि आम रूटीन में ज्यादा होती है। चूंकि फलों का इस्तेमाल जो है वो आजकल जरा कम हुआ है, इस वजह से अगर मैं रेट्स की बात करूं तो पेशावर में सबसे जो महंगी है वो नाशपाती है, 320 रुपए फी किलो बिक रही है। इसके अनार जो है वो भी 320 रुपए है। इस तरह सेब की कीमत जो है वो नॉर्मल सेब जो है वो 100 रुपए, 70 से 100 रुपए में बिक रही है, जबकि ईरानी सेब जो खास है वो 170 और इसके अलावा गोल्डन सेब जो है वो 100 से 120 के दरमियान उसकी कीमत है। इसी तरह अगर माल्टे की बात की जाए तो माल्टा जो स्वाद का माल्टा है, लोकल माल्टा है, उसकी कीमत कदरे ज्यादा है, 170 रुपए तकरीबन। और जो पंजाब से माल्टा आता है वो तकरीबन फी दर्जन जो है वो 100 रुपए तक बिकती है। इसी तरह अगर केनू की बात की जाए तो जो पंजाब से जो केनू आते हैं वो 120 रुपए तक उसकी कीमत है, जबकि जो दूसरे केनू है जो उसके अलावा जो है जो जिसकी क्वालिटी जरा कम है वो 70 रुपए में बिक रही है। अगर केले की बात की जाए तो नॉर्मल जो केला है वो 50 से 100 रुपए जो है उसकी प्राइस है। सरकारी जो है वो उसने 50 रुपए दी है, जबकि जो एक नंबर बिल्कुल केला है उसकी 100 रुपए है। लेकिन जो रेट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रेट जो है ये जिले इंतजामिया की जानिब से ये मुकर्रर किए जाते हैं डेली की बुनियाद पर, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वही फ्यूल चार्जेस के होते हैं। इसके अलावा जिस इलाके में जितना पोश इलाका होता है वहां पर ये फ्रूट महंगे होते हैं, क्योंकि वहां पर वो दुकान के या जो किराए है वो भी वो चार्ज करते हैं। तो इस वजह से किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर तो ऐसे भी होते हैं कि इंतजामिया जो लिस्ट जारी करती है वो वहां पर जो आड़ती होते हैं वही अपने यही बता रहे हैं कि पेशावर में भी ऐसी ही सूरत हाल है कि जो डीसी रेट्स हैं, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज की जानिब से भी इस पे कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। रेट तो जारी कर दिया जाता है, डेली बुनियादों पर होता है, लेकिन अवाम को सब्जी और फ्रूट इन रेट्स पर नहीं मिलता, बल्कि महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। तो नाजरीन, आपने रेट्स हमारी स्क्रीन पर देखें, ये वो रेट्स हैं जो हमने आप तक डेली बेसिस पर जो अपडेट होते हैं डीसी ऑफिस से वो आप तक पहुंचाए हैं। तो अब आपने जहन में रखना है कि जब आपने खरीदो फरोख्त के लिए जाना है तो इन रेट्स को सामने रखना है। फयाज बुखारी, फजल तवाब, इरफान मूसाजई, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर जो हम एक खुसूसी तौर पर खबरें शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट को सुहेल भट्टी साहब लेकर आते हैं और वो हमें अपडेट करते हैं कि आज की जो उनके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो क्या है। और आज की पहली स्टोरी जो मुझे पता है आईपीपीएस के हवाले से है जी। यस, आईपीपीएस के हवाले से बिल्कुल। सुहेल भट्टी साहब गुड मॉर्निंग। ये बड़ी खबर है आईपीपीएस के हवाले से। पिछले दिनों भी ये खबर जो है उसका बहुत देखा गया हमने कि पता चला कि आईपीपीएस बहुत ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, बिजली बने ना बने लेकिन उनको हमने पैसे देने ही देने हैं। अब आज की एक्सक्लूसिव खबर क्या है? सुबह खैर जमील सुखेरा साहब, आज की हमारी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गुज़श्ता 8 सालों से हम देखते हैं कि बिजली इतनी महंगी होने के नतीजे में कि आम आदमी अब बिल अदा करने के काबिल नहीं रहा। बिजली चोरी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुल्क की मौशत के ऊपर मनफी असरात मुरतब हुए और हमारे मुल्क की बरामदात बुरी तरह से मुतासिर हुई, चूँकि बिजली बहुत महंगी पैदा हो रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसके नतीजे में कुछ सरकारी इदारों ने इस मामले की खोज लगाई और खोज लगाने के बाद पता चला कि माजी के अंदर जो आईपीपीएस के साथ जो पावर पॉलिसी 2002 के तहत मंसूबे आए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जो मंसूबे तमीर किए गए, जो मुआहदे किए गए, उसके अंदर मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा रखी गई। और पता चला कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिसी के मुताबिक मुनाफे की शरह 15% अलाउ की थी, जबकि बेशतर आईपीपीएस ये मुनाफा 40% से लेकर 80% सालाना हासिल कर रहे हैं, जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्टीमेटली मामला नैब तक पहुंचा, नैब ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और सुबह सवेरे प्रोग्राम को मसूल इन एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक नैब लाहौर ने इस मामले की तहकीकात का आगाज किया था। और नैब लाहौर इस मामले की तहकीकात को कंक्लूड करने के करीब पहुंच चुका है और इस सिलसिले के अंदर नैब लाहौर ने आज नेपरा हुकाम को तलब कर रखा है ताकि उनसे वो सरकारी दस्तावेज हासिल करके उनको सीज किया जा सके जिन्हें रेफरेंस का हिस्सा बनाना है। मामला यह है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो नैब की इनिशियल वर्किंग है उसके मुताबिक सालाना ये आईपीपीएस 100 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी वसूली कर रहे हैं अपने मुनाफे की मद में। और उसके साथ एक पूरी वर्किंग तैयार की गई है कि अगर इसी सिलसिले के साथ ये इजाफी वसूलियों का सिलसिला जारी रहा तो आइंदा 25 सालों के दौरान मुल्क की मौशत से, कौमी खजाने से आईपीपीएस के मालकान की जेबों में 19 अरब डॉलर चले जाएंगे, जो कि इजाफी मुनाफा होगा। इसके अंदर हमने जानने की कोशिश की कि ये मामला ऐसा हुआ क्यों, तो पता चला कि माजी के अंदर जो मुख्तलिफ आईपीपीएस की जानिब से टैरिफ की मंजूरी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन फराहम की गई, जो सर्टिफिकेशन फराहम की गई, वहां पर गलत बयानी की गई। फ्यूल के अंदर सबसे ज्यादा गलत बयानी की गई। इसकी मैं मिसाल ऐसे देना चाहूंगा कि आपने रिटर्न एक कमिटमेंट की कि हम 100 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करेंगे या 100 लीटर हाई स्पीड डीजल इस्तेमाल करेंगे तो हम 500 यूनिट बिजली पैदा करेंगे। इस बेस के ऊपर आपको टैरिफ दिया गया, जबकि एक्चुअल आपने 75 लीटर फ्यूल इस्तेमाल किया और आपने यूनिट 500 ही पैदा किए। तो जो 25 लीटर आपने कम फ्यूल इस्तेमाल किया वो भी आपके मुनाफे के अंदर चला गया। जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि ये कंपनियां इजाफी मुनाफा कमा रही हैं। एफिशिएंसी के अंदर इन्होंने दो इसके एंगल्स हैं। बड़ी साहब अंदर कुछ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने एक तो आप ये बता रहे हैं कि फ्यूल में जो गलत बयानी की गई 500 यूनिट्स लेट सपोज आपने कहा जो 75 लीटर्स में बन सकते थे वो 100 लीटर्स यूज किया गया, ये तो हो गई गलत बयानी। लेकिन वो ट्रीटीज कह लें, एमओयूज कह लें, वो मुआहदे कह लें जो इन आईपीपीएस के साथ किए गए और जिस तरह आपने अगले आने वाले सालों का रेफरेंस दिया, तो क्या उस पर नहीं तहकीकात की जाएंगी कि ऐसा क्यों है कि आने वाले सालों के 10-10, 15-15 साल के जो इनके साथ मुआहदे किए गए हैं उसमें इनको अरबों रुपया जाएगा, तो इसकी तहकीकात कैसे की जाएंगी? सकीरा साहब, इस मामले की तहकीकात का सिलसिला जारी है। नैब ने इस मामले को भी अपनी तहकीकात का हिस्सा बनाया है और इसी बात के अंदर इस बात का इंकिशाफ हुआ कि इन मुआहदों के नतीजे में ये कंपनियां सालाना 100 अरब रुपए इजाफी वसूल कर रही हैं, जिसके अंदर अगर हम कोल पावर प्लांट्स की बात करें तो वो आइंदा 25 सालों के दौरान 14 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफी वसूल करेंगे। सोलर विंड कंपनियां भी अरबों डॉलर सालाना 25 सालों में इजाफी वसूल करेंगे। फ्यूल जो थर्मल प्लांट्स है वो भी तकरीबन 2 अरब डॉलर इजाफी वसूल करेंगे। तो इस मामले की तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। इसकी बुनियादी वजह ही यही है कि हम देखते हैं कि हमारा गर्ची कर्जा जो 2013 में 480 अरब रुपए की अदायगी के बाद खत्म किया गया था, वो दोबारा से बढ़ता हुआ 1300 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। नैब के इनिशियल फाइंडिंग्स के मुताबिक नेपरा के इस मामले के अंदर भारी जिम्मेदारी आयद की जा रही है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और उसके साथ साथ मुतबादल तवानाई तरक्याती बोर्ड और साबका पंजाब हुकूमत, इन चारों इदारों के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद की जा रही है कि इन्होंने इस किस्म के मुआहदे किए और इतने लुक्रेटिव उनको प्रॉफिट अर्न करने की इजाजत दी गई
जिसकी मुल्क की मुआशरत मुतहम्मिल नहीं हो सकती, जिसका ये खजाना मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसी के अंदर, इसी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान की जो बरामदात है उनके ऊपर जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ही यही है। इस हवाले से माजी 2013 के अंदर नेपरा ने इस मामले को टेकअप किया था, जब नेपरा के सामने ये सारे मामला खुला कि उनकी अपनी गलती की वजह से ये कंपनियां अरबों रुपए इजाफी वसूल कर रही हैं। 1 साल तक इंक्वायरी चली, खतो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ। निशात चूनिया को नेपरा ने डायरेक्ट किया था। निशात चूनिया ने आखिरी खत लिखा था सितंबर 2014 में, और नेपरा को थ्रेटनिंग एक लेटर था। नेपरा से कहा गया कि अगर आपने इस मामले की इंक्वायरी को आगे बढ़ाया तो आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी। और हैरान कुन तौर के ऊपर रेगुलेटर नेपरा, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि कौमी आवाम को, बिजली के सार्फिन को, मुल्क की मौशत को इजाफी बिजली के टैरिफ से बचाना है, उन्होंने इन IPPs के सामने सरेंडर किया। तहकीकात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाए बगैर बंद कर दिया गया। लेकिन अब नैब लाहौर ने इस मामले को टेकअप किया है। डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद साहब से, इस सेक्टर से वाबस्ता सब लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि इसके अंदर तहकीकात जब सामने आएंगी तफसील के साथ तो बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे। सुहेल भट्टी साहब, जो दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो क्या है? पिम्स हॉस्पिटल में बर्न सेंटर है, खैबर पख्तूनख्वा से लोग वहां पर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कोई बर्न सेंटर नहीं है? तो वहां अगर खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो क्या वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कोई इमरजेंसी इनिशिएटिव लिया है? क्या खबर क्या है ये? जी दुआ, ये एक बहुत अफसोसनाक मामला है। हम देखते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों से गैस हादसात, गैस लीकेज के हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसकी 2 वजूहात हैं जो कि आगे चल के हम बयान करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है कि गैस लीकेज के बायस पेश आने वाले हादसात में इजाफा हो रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई एक भी बर्न सेंटर इस वक्त मौजूद नहीं है। हम बात करें वफाकी दारुल हुकूमत की, इस पोटोहा रीजन की, तो यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल पिम्स में सिर्फ एक बर्न सेंटर है जो कि सिर्फ 20 बेड्स पर मुश्तमिल है। और वहाँ पर पेशेंट्स का जो कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, और कुछ अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों की, वहाँ से भी पेशेंट यहीं पर लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेड कम होने के नतीजे में मरीजों को वो तिब्बी सहूलियात नहीं मिल पाती। जब मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, कई सैकड़ों का सफ़र तय करने के बाद उनकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है खारिया ले जाने का, जहाँ पर एक हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर भी बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब हम लेटेस्ट देखते हैं कि कुछ वाकयात जो यहाँ पर पेश आते हैं कि पिम्स के अंदर मरीज पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ पर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। रिसेंटली 5 फरवरी को एक पेशेंट लाए गए जो कि मिगौरा हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर थे, डॉक्टर अदनान महबूब। वो गैस लीकेज के बायस बुरी तरह से झुलस गए। खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें पिम्स लाया गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ जहां पर पिम्स के बर्न सेंटर के अंदर 20 बेड सिर्फ मुश्तमिल है, लेकिन वहां पर मौजूद डॉक्टर्स का रवैया भी इंतहाई नामुनासिब होता है, डिस्करेजिंग एटीट्यूड, जिसके नतीजे में मरीजों की मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। डॉक्टर महबूब, ठीक है भट्टी साहब, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामलात थे ये, एक्सक्लूसिव 2 स्टोरीज के साथ आप हमारे साथ थे और आपने बताया एक IPPs का मामला और दूसरा बर्न सेंटर का। बर्न सेंटर की कुछ दिन पहले आपने ही हमें ये भी एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी कि पेशावर की हॉस्पिटल रिफॉर्म्स के लिए जो शख्सियत थी वो चेयरमैन लगा दिए गए पिम्स में, वहां भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तर्ज पे अब काम होगा। तो अब देखना यह है कि वो KP जहां बर्न सेंटर है ही नहीं, एक पिम्स जहां है वहां भी ये सूरत हाल है कि सिर्फ 20 बेड है, और अगर मरीज पेशावर से सफर करके आते हैं तो उनको भी वहां पर जगह नहीं मिलती। आपका बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब। ये थी 2 एक्सक्लूसिव आज की जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। जी हाँ, अभी और बहुत कुछ है हमारे पास जो जिससे आपको अपडेट करना है। जाहिर है सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमारी ये कोशिश है कि हम अपने देखने वालों को जहां मुल्क की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है, अवामी इश्यूज क्या है, उस बारे में आपको अपडेट करें। वहां हम आपको और बहुत सारी ऐसी खबरें देते हैं जो हमारी बहनें, माएँ, खवातीन घर में बैठे हमें देख रही हैं, उनको बड़े जरूरी टिप्स भी मिल जाए। वो टिप्स क्या है? वो टिप्स है आपकी सेहत से मुतालिक, फिटनेस से मुतालिक, के आपको फिट कैसे नजर आना है, अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखना है। तो उसके लिए जहां एक्सरसाइज, जिम, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, उसी तरह वो लोग जो घरों में बैठे हैं, जो जिम नहीं जा सकते, जिनके पास वक्त नहीं है, जो टाइम नहीं निकाल सकते कि वो जाकर वॉक करें या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी लें, तो घर में बैठे किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान।
जी हाँ, फजल महमूद जिन्होंने बहुत से टेस्ट खेले और ख़ास तौर पर उनका एक वाक़या आज उनकी सालगिरह है। उनको बिछड़े हमसे कई बरस गुजर गए हैं। 2005 में वो हमसे बिछड़ गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजीम सरमाए के तौर पर याद रखे जाते हैं और रखे जाएंगे हमेशा ही, क्योंकि जब उन्होंने पहली दफ़ा इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ पहला मैच पाकिस्तान हारा, जब दूसरा मैच हुआ तो उस वक्त एक लड़की की ग्राउंड में आवाज़ सुनकर कि अच्छा खेले लेकिन इंडिया को नहीं हरा सके, हिंदुस्तान को नहीं हरा सके, तो उसके बाद फजल महमूद जो खेले, फिर उसके बाद आज तक उन्हें याद रखा जाता है। बिल्कुल, और ये हिस्ट्री है 1969 की, जो पहली दफा टेस्ट क्रिकेट खेलने की जो है वो पाकिस्तान की शमूलियत हुई थी उसमें। तो आज बर्थडे मनाया जा रहा है फजल महमूद साहब का, तो हम में तो नहीं है लेकिन उनका काम एक लेजेंडरी क्रिकेटर के तौर पर हमारे साथ रहेगा। और अभी हम बात करेंगे चूंकि फिटनेस की, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक्सरसाइज जिंदगी में बहुत जरूरी है फिट रहने के लिए। कौन सी एक्सरसाइज दुआ, कौन सी एक्सरसाइज कर रही हो? ये शायद इसको ट्विस्टर कहते हैं। मैं शायद साइकिलिंग कर रहा हूँ। फिट रहने के लिए आपको फिटनेस के लिए इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत है, ताकि शायद का लफ्ज इस्तेमाल ना हो कि शायद मैं ये कर रही हूँ, शायद वो कर रहे हैं। टाइम जाया किए बगैर चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि हमने आपको ब्रेक से पहले ये बताया था कि घर में बैठे आप किस तरह फिट रह सकते हैं। जिम जाने का टाइम नहीं है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे साथ हैं शाहिद रजा साहब और उनके साथ हैं अनम। बिल्कुल, दो लाहौर के ये वो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो जाने पहचाने हैं। बहुत से आपके जो जिम में एक्सरसाइज के लिए लोग आते हैं वो आपको इस वक्त देख रहे होंगे और वो ये जज कर रहे होंगे कि आप कौन सी एक्सरसाइज आज बताएंगे। अच्छा, कराची से हमारे साथ मोहम्मद अली मेडे साहब होंगे। तो नाज़रीन, दो चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे फिटनेस के हवाले से, कि घर बैठे आप किस तरह अपने आप को फिट रख सकते हैं, किस तरह एक्सरसाइज घर में बैठे कर सकते हैं। तो मोहम्मद अली मेडे साहब, आपको भी वेलकम करते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। अच्छा जी, मेडे साहब के पास जाने से पहले क्यों ना जरा जिम की बात की जाए जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे। बिल्कुल। तो शाहिद साहब जी, ये मैं तो शायद साइकिलिंग कर रहा था। आप साइकिलिंग कर रहे थे? तो आज जो है वो ट्विस्टर कर रही थी। ट्विस्टर था और साथ ये मैट है। अच्छा हाँ। ये हमें जो ना नॉर्मल लाइफ में जो है हमारे पास एक बड़ी होती जस्टिफिकेशन कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। और अगर आप जिम जाते हैं, नहीं जाते, कोई इशू नहीं है। आप अपने घर पे अगर सिर्फ 7 मिनट्स अपनी बॉडी को देते हैं, इट्स इनफ। उसमें 3-4 हैं एक्सरसाइजेस हैं, उसमें पुशअप्स हैं, उस पर जो है 8 स्क्वाट्स हैं। आप करके थोड़ा सा नीचे बैठते हैं, हाफ बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं। उसमें बर्पीज हैं। घर पे ही जाना, यानी कि आप नीचे मैट पे लेट के आप थोड़ी सी ना लेग्स को उनका मूव करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज अगर आप अपने घर पे आप रेगुलर बेसिस पे आप कर लेते हैं, ऑनेस्टली आपकी फिटनेस, आपका पूरा डे जो है वो लेकिन शायद सिर्फ ये भी क्या ज़रूरी होता है कि आपको वो सही तरीका आना चाहिए। अगर आप 7 मिनट जो आप एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, तो अगर तरीका सही नहीं आता तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी टायर्ड हो सकते हैं। करवा लिया जाए इनसे, ताकि हम भी देखें और व्यूअर्स भी देखें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप थोड़ी वो एक्सरसाइज बताएं जो घर में कर सकते हैं। अच्छा, आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ्रूटफुल होगा हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि वो इसको जब देखेंगे तो वो इसी तरह की एक्सरसाइजेज घर में बैठे सीख सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको जिम जाने की और ये जो मुश्किल नाम ले रहे थे शायद साहब, जरा पूछते हैं ना वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है। अच्छा, पुशअप्स तो बड़ा नॉर्मल सा है। पुशअप्स जो है ना उसको तो करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल जो है ना आप फ्लोर पे ही आप इसे लेटते हैं, लेट के आप इस तरह से ये ज़रा जी क्लोज करके दिखाएं, ताकि मुझे क्योंकि पुशअप्स बहुत मुश्किल लगते हैं कि ये कैसे आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको आसानी होगी। अच्छा जी, ये हो गई पुशअप्स। ये पुशअप्स और ये कितने करने चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं? देखें, ये सिर्फ आपके अपने स्टेमिना पे है, आपकी अपनी प्रैक्टिस पे है जी। आप इसको अब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 2 भी ना हो, लेकिन जिस टाइम आप आगे ना 10 पे आ गए, समझे कि आपकी बॉडी जो ना ट्रैक पे आ गई। कराची से जो है मोहम्मद अली मेडे साहब, उनसे भी हम कुछ जानते हैं एक्सरसाइज से मुतालिक।
अली साहब क्या बताएंगे आप? एक्सरसाइज आपने अभी टेलीविजन पे देखा होगा कि हम किस तरीके से घर में उन खवातीन के लिए या घर बैठे अफराद के लिए वो एक्सरसाइज बता रहे हैं, तो आप कौन सी एक्सरसाइज बताएंगे जो बहुत यूजफुल हैं? बहुत यूज़फुल जो एक्सरसाइज है वो मैं अपने पार्टनर के साथ बताना चाहूँगा, मावी के साथ, जो कि मैं आपको फ्लोर मैट्स पे बताना चाहूँगा कुछ एक्सरसाइज। मैं आपको बताता हूँ। मावी, सबसे पहले हम करेंगे लेग रेजेस, जो नॉर्मली आप डेली यूज़ पे कर सकते हैं 10 to 5 रेप्स। स्टार्टिंग इनिशियली आप जो स्टार्ट करते हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं 10 to 5 रेप्स, जो कि अभी मावी आपको करके बताते हैं। अगर आप अपनी पूरी डेली रूटीन में अपने वर्कआउट के लिए अगर आप जस्ट फॉर 10 मिनट्स वर्कआउट के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं तो इट्स इनफ फॉर अ डे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम लेग रेजेस। लेग रेजेस के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी हेड डाउन, लेग शुड बी स्ट्रेट, आपके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और 10 to 15 रेप्स आप कर सकते हैं लाइक दिस। 1 2 3, बहुत मुश्किल है, 4, जस्ट 5 to 10 रेप्स आप ये करें। और एक और चीज़ के बहुत सारी फीमेल्स ये कहती हैं कि हमारी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लोअर बॉडी हम लूज़ करना चाहते हैं, लोअर बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसके लिए अगर किसी से एयर स्क्वाट्स नहीं होते हैं तो हम उसके लिए अगर आपके पास कुछ आप ये कह लें कि अगर घर के अंदर चेयर है या अगर आपके घर के अंदर कोई सोफ़ा है या कुछ भी है तो उसके ऊपर आप इजीली ये कर सकते हैं। मावी, स्क्वाट्स करेंगे, नॉर्मल स्क्वाट्स। हाँ, फेस इधर। हाँ, आप नॉर्मली उस पर बैठें और उठें। दिस इज़ ऑल्सो फॉर द स्क्वाट्स। अब ये इजीली स्क्वाट्स हैं जिनसे नहीं होता, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कुछ मूवमेंट्स ये हैं जो उसको हम एरोबिक्स मूव्स कहते हैं। उस एरोबिक्स मूव्स के लिए आप इजीली ये कर सकते हैं कि आपने अपनी 3 से 4 रूटीन्स बना ली हैं, लाइक जंपिंग जैक्स, हाई नीज, लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग्स एंड प्लैंक होल्ड। तो सबसे पहले मैं आपको जंपिंग जैक्स करके बताऊंगा। ये जो एक्सरसाइज आपने जिन एक्सरसाइज का नाम लिया है, जल्दी जल्दी ये भी बता दें। जल्दी ये भी बता दूं, ठीक है। माँ भी सबसे पहले जंपिंग जैक्स करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हाई नीज। हाई नीज भी अब ये है, अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है और अगर किसी को उस नी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंजरी है, उसका रिहैब करना चाहते हैं, तो हाई नीज करने से पहले सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। लाइक कि आप बैठेंगे और बैठने के बाद आप अपना नी बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और दोबारा इसको हम बेसिकली कहते हैं लेग एक्सटेंशन। उस लेग एक्सटेंशन मूवमेंट के अंदर आप अपना नी बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं और उसको दोबारा फ्लोर पे टच करेंगे, देन स्ट्रेट करेंगे। अच्छा अली, ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ नीज के लिए है? आपने ये बताया अगर किसी को नीज कमजोर है उसके तो उसके लिए अच्छा है, हम करते हैं। और अगर नहीं कमजोर तो क्या वो भी डेली रूटीन में करें तो स्ट्रॉन्गनेस के लिए भी अच्छा है? माउंटेन क्लाइंबिंग सर ने आपको बताया थे कि कैसे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली माउंटेन क्लाइंबिंग वैसे ही होंगे। और उसके बाद हम कर सकते हैं स्ट्रेट आर्म प्लैंक, ठीक है, जो कि आपके शोल्डर्स और आपकी अपर बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टोन करता है। स्ट्रेट आर्म प्लैंक्स लाइक दिस, कि आप इसको अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। इट्स लाइक अ पुशअप फॉर्म, आप इसको पुशअप फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है। इसको भी अगर आप स्टार्ट में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको आप 5 to 10 सेकेंड्स करें। इस पोजीशन में होल्ड करना है। यस, ओके, ये थी वो एक्सरसाइज। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है दुआ कि हम देख रहे हैं बहुत ही माशाल्लाह फिट, आप भी, अली भी वहाँ से हमें बता रहे हैं कराची से, ठीक है, आपको टोन अप नजर आना बहुत अच्छी बात है, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मोटिवेशन कैसे आए उन लोगों को जो चाहते तो हैं कि हम एक्सरसाइज करें घरों में, लेकिन वो कर नहीं पाते, टाइम होता है फिर भी उनकी सुस्ती कह ले, काहली कह ले, तो उसके लिए कोई टिप है? देखिए बात है कि जो सॉरी, इंस्पिरेशन जो है ना, अगर आपने ये सोच लें कि वो लोग जो जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ का मसला है, एक टाइम पे आके ना इंसान ने डाउन होना होता है। अगर आपने उस टाइम को आपने उससे बचना है, आपको पता कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए है, ठीक है, तो आप उनकी खातिर जो है ना कम से कम ये सोचना है कि मुझे उनके लिए फिट रहना है। गुड। ये इसमें डाइट कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या जब आप घर में भी कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो उसमें खुराक का कितना अमल दखल होता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना, इस चीज़ से दूर रहना है?
या ज्यादा खाना है जो नॉर्मल डेज में आप खा रहे प्रोटीन टाइप और इस तरह की अच्छा, इस पे ये है कि जो है ना, आप मैं वैसे नॉर्मली मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन एक क्वांटिटी होनी चाहिए उस पर। ये नहीं कि मैं 2 नान खा गया हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से, आप जिस तरह की आप देखते हैं हर रोज़ जो आते हैं कि जी इतना गंदा ऑयल मिला, कहीं पर खाने गंदे बन रहे हैं, कोशिश करें कि पहली बात कि खाना जो है ना घर का होना चाहिए, और क्वांटिटी जो है उसको रखें आप लिमिटेड, जो भी खाएं आप। लेकिन आप अपने माइंड में एक चीज़ रख लें कि मैंने जो भी खाना है, देखिए मुझे मेरी बॉडी को 2000 कैलोरी चाहिए। अगर मैंने या तो मैं एक रोटी में पूरा कर लूँ, या मैं पूरे दिन में उसको डिवाइड कर लूँ, पोर्शन वाइज कर लूँ। लेकिन अगर 2000 से बढ़ जाएं तो मुझे इनको बर्न करना है। उसके लिए आपको 10-15 मिनट जो है बॉडी को देने पड़ेंगे। तो अनम, ख़वातीन की एक्सरसाइजेज ज़्यादा कौन सी यूज़फुल होती हैं? ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप घर में भी बिजी हैं, तो जिम तो जा नहीं सकती, तो घर में चलते फिरते भी कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि आप उसको करके थोड़ा अपने आप को, अपनी बॉडी को टोन अप कर सकें? या फिर एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, नहीं घर के काम करें वो भी एक्सरसाइज होते हैं, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जी घर के काम करो तो एक्सरसाइज हो। ये है कि प्रॉपर आपको टाइम निकालना पड़ता है। उसमें होता है कि जिम में आओ, एरोबिक्स करो, जुम्बा करो। फिर ये होता है कि ज़हन फ्रेश भी होता है, उससे बीपी कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, हर चीज़ कंट्रोल में रहती है। अच्छा, ये जुम्बा पूछना चाह रहा हूं। ये जुम्बा होती है डांस फॉर्म में होती है। ये जो हमारी जैसे एरोबिक्स होती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट में हो जाती है। इसमें ये होता है कि हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो इसमें ये जुम्बा ही मतलब इसको बोला जाता है। रखना है, जिन्हें डांस नहीं आता वो जुम्बा कैसे करें? उसको जुम्बा मतलब कि उसको ही जुम्बा कहेंगे, वो डांस फॉर्म में आता है। लेकिन ये होता है कि वो एरोबिक्स की फॉर्म में आता है। जैसे एरोबिक्स थोड़ी सी स्लो होती है, वो ज़्यादा फास्ट होता है। ओके। खासतौर पर मैं ख़वातीन की बात करूंगी ताकि आप फिट रहें। ऐसा ना हो कि पहले जो ड्रेसेस आपके की लेंथ की फिटिंग कुछ और थी और सिर्फ 2 महीनों के बाद आपकी ड्रेसेस जो है दोबारा टेलर के पास। ये ड्रेसेस वाला सबसे बड़ा मामला होता है कि अच्छा ये ड्रेस मुझे पहले पूरा आता था, अब नहीं आता। उसी से अंदाजा होता है ना कि आप वेट गेन कर रहे हैं या आप लूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, खैर ये तो एक फिटनेस के लिए हमने बात की। अब फिटनेस में खाना पीना कितना जरूरी है? खाना पीने में फ्रूट कितना जरूरी है? फ्रूट में एक फल है जो जिसमें विटामिन ए है, वो कितना जरूरी है? वो फल क्या है ये उठा भी लेते हैं, लेकिन ये सरप्राइज है कि इस फल के जरिए हम क्या करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। यस, क्या बताएंगे आपको, कितने फायदे हैं इसके, किस टाइम कितना खाएं, कैसे खाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। सर्दियों के मौसम की बात हो तो तरह तरह के रंग बरंगे, खुश जायका और खुशबूदार फल नजर आने लगते हैं। उनमें से एक फल अपनी रंगत और जायके की वजह से सब पर बाजी ले जाता है। माल्टा एक रसीला और मजेदार फल जिसकी रंगत भी दिल को भाती है। माल्टे के जायके का भी कोई सानी नहीं। माल्टे का ताल्लुक तुर्श खानदान के फलों से है। फलों के इस खानदान में कीनू, माल्टा, मुसम्मी, संतरा और फ्रूटर शामिल हैं। माल्टे का जूस भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके छिलके भी कारामद होते हैं। ये फल बहुत सारी बीमारियों में भी फायदेमंद है। हम आज आपको इस फल के फायदे बताएंगे। ये आप चाय क्यों पी रहे हैं जमील? ये ले, किन्नू खाएं। आपको पता है ये कितना फायदेमंद है। या चाय के साथ किन्नू खाएंगे या पिएंगे? चाय, मेरा दिल कर रहा है ना चाय पीने का। नहीं, आप चाय रख दें, किन्नू लें, क्योंकि आपको किन्नू का फायदे बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं छील के देती हूँ, पहले मैं बता दूं आपको भी और देखने वालों को भी, क्योंकि सर्दियों के फलों का बादशाह कहते हैं किन्नू को। फल वैसे कोई भी हो, सेहत के लिए और ख़ासतौर पर ख़वातीन की अगर बात की जाए तो स्किन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब हम ख़ासतौर पर किन्नू की बात करते हैं तो इसमें विटामिन सी होता है, जो अब जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को बहुत फ्रेश रखता है, आपको इंटरनली भी बड़ा सूदिंग इन्वायरमेंट देता है, आप इससे अच्छा फील करते हैं। तो इसलिए आप ये खाएं।
किन्नू, और क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा मौजूद हैं जो हमें खासी तफसील के साथ बताएंगी कि किन्नू के फ़ायदे क्या होते हैं, किन्नू किस किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिल्द की कौन सी बीमारियां हैं जिसमें किन्नू फ़ायदा देता है, और बहुत सारी। मैं बोलती जाऊंगी और वक्त कम है हमारे पास, तो कब खाना है, कितना खाना है, गला खराब हो जाएगा, इस डर से क्यों नहीं लोग खाते। तो उम्मे राहील साहिबा, वेलकम करते हैं आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अब सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप इसकी अफादियत पर सबसे पहले बात करें कि इसमें विटामिन्स कौन से हैं, इसके खाने के फायदे क्या हैं, और आपकी नरिशमेंट में क्या फायदा होता है किन्नू ज्यादा खाने से। अच्छा जी, किन्नू की बात करें, बहुत सारी बातें तो आपने बताई दी हैं, लेकिन फिर भी बड़ी राज की बात जो कि ख़वातीन के बड़े इंटरेस्ट की बात है वो रह गई है। वो क्या है? वो ये है कि किन्नू हम समझते हैं कि उसमें जैसे विटामिन सी तो उसमें मौजूद है ही, और बहुत सारी इसकी स्किन के हवाले से, सेहत के हवाले से इसकी अफादियत है। लेकिन जो हमारी रिसर्च है उसके हवाले से जो है किन्नू जो है वेट कम करने के लिए सबसे बेहतरीन फल है। वाओ! और ये जूस की शक्ल में बेहतरीन फल है या वैसे किन्नू को खा लेना चाहिए छील के अगर आप वेट कम करना चाहते हैं? देखिए, जूस तो उसका हर बीमारी में हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसकी डोज डिफरेंट होती है। जैसे विटामिन सी है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है और इसके अंदर पोटेशियम भी मौजूद है, इसके अलावा फाइबर भी मौजूद है, लो कैलोरी लो फैट फ्रूट है ये। लेकिन जैसे वेट की हमने बात की है, तो वेट के हवाले से मैं बताऊं कि जूस के अलावा जो इसका छिलका, मोस्टली जो है छिलका फेंक दिया जाता है, लेकिन इसका छिलका जो है वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। और वो इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि छिलका जो है, मैंने छिलके को आप वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इसको आप जूस तो उसका पीते ही हैं, जूस पीने से ज़्यादा अच्छा इसको आप खा लें, इसलिए कि लेकिन एसिड रिफ्लेक्स जो होता है, जो एसिडिटी बढ़ रही होती है, जिनको एसिडिटी का मसला है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन होता ही है कि हर कोई किन्नू नहीं खा सकता, ये लोग अवॉइड करते हैं कि गला ख़राब हो जाएगा, उसका मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहली चीज़ जब मैंने बात की कि सबसे पहले हमारे पास जैसे आते हैं लोग वेट के हवाले से बात कर रहे होते हैं, अब सीज़न है, हम किन्नू खाएंगे तो उससे भूख बहुत लगेगी, जब भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, जब खाना खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो दिल चाहे आप खाएं, बस किन्नू का छिलका आपने संभाल के रखना है। और उसको इस्तेमाल कैसे करना है? उसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसको पकने रख दीजिए, जिससे मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है। इसमें फ्रेश जो आपका ऑरेंज पील है, छिलका आप डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 पीसेस इस तरह से करके डाल देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह हमने डाला है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन टी, ज़रा सी। और अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैं बता रही हूँ, जिसका वेट कम नहीं हो रहा है, अमलतास की फली होती है, ये आप देख रहे हैं, ठीक। और इसका एक कॉइन जो है, इसके अंदर कॉइन से बने हुए होते हैं, तकरीबन 1 कॉइन, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप बताती रहें, आप इसको कंटिन्यू रखें अपने नाज़रीन के लिए, हम बताते चले। लाइव कॉल आप हमें कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहें डॉक्टर साहबा से तो लाइव कॉल के जरिए पूछ सकती हैं। आप कंटिन्यू रखें डॉक्टर साहबा। तो इसमें हमने ये तीनों चीजें डाल के उसको पकाना है, ये कहवा बन जाएगा। अच्छा, जब ये कहवा तैयार हो जाएगा तो इस कहवे को आपने खाने के साथ पीना है। मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, नहारी पाए खा रहे हैं, और सर्दियों में बहुत दिल चाह रहा होता है, लेकिन उसके साथ अगर आप ये कहवा पी लेते हैं तो आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। और अगर आप इसको रूटीन में रखते हैं तो जो बढ़ा हुआ वज़न है वो तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है। किन्नू का छिलका पानी में और उसके साथ ग्रीन टी बताइए। तो ये हमारे इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। ठीक।
ग्रीन टी डाली है और थोड़ा सा अमलतास। अच्छा, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है और उनको है कि जी हमें सिर्फ अपने आप को मेंटेन रखना है, फिट रखना है, तो वो क्या करें, अमलतास ना डालें, सिर्फ कीनू का छिलका और थोड़ी सी ग्रीन टी डालें और खाने के साथ दोपहर में भी और रात में भी इसको पीना। इसको पकाना कितना है डॉक्टर साहब, कितना पकाना कितना है इसको? ज्यादा जोश देना है या एक दफा का जोश बहुत है? देखिए, जब हम इसको पकाते हैं, जैसे चाय बनाते हैं, पहले पानी को अच्छी तरह से जोशा लें। जब अच्छी तरह से उबल जाए, पानी जोश आ जाए, तो उसमें पत्ते और छिलका और ग्रीन टी डाल दी। उसके बाद जैसे आप कहवा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको एक कहवा बनाना है। ये हमारा कहवा तैयार हो गया है और इसको आप छान लीजिए, एक दफा बना के 2 दफा भी पी सकते हैं। बड़ी अच्छी आपने ये टिप दी है डॉक्टर साहिबा। मैं तो आज जाते ही मैं जरूर बनाऊंगी। अभी हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जो आपसे यकीनन जाना, जरमीना पेशावर से है। अस्सलाम वालेकुम जरमीना, कैसी हैं आप? क्या जानना चाहेंगी डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा से? जी, मुझे डॉक्टर उम्मे राहील से जानना है, मतलब मेरा वेट और नहीं है ना, मतलब कम है, बट मेरा पेट जो है वो काफी निकला है। ओके, वेट कम है लेकिन पेट निकला हुआ है। ठीक है जमीना, आप देखते रहिए, डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहिबा बता दें जरा जमीना के लिए भी, ये जो आपने कहवा बताया है, क्या ये इस चीज के लिए भी मुफीद है कि आपका वेट तो कम होगा लेकिन पेट निकला हुआ है, तो वो भी फैट्स को बर्न करेगा ये कहवा? बिल्कुल ऐसा ही एक्चुअली होता है कि खाना खा रहे होते हैं तो हम साथ साथ ठंडा पानी पी रहे होते हैं या ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ठंडा पानी या ठंडी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमारा ख़वातीन घर का काम बहुत करती हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं होती है, वो अपनी फिटनेस की तरफ तवज्जो नहीं देती हैं, बैठ के ज़्यादा काम करती हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि कॉन्स्टिपेशन या इंटरनल कोई इशू है तो जिसकी वजह से टमी जो है बेली आउट हो जाता है और उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये कहवा पीना शुरू कर देंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये तमाम चीजें, अगर खुदा न खास्ता कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक मतलब ये कहवा जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो, पेट का कोई भी मसला हो, या फिर आपको फैट बर्न्स करने, अपना वजन कम करना है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं थोड़ा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है लाहौर से, इमरान, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। इमरान, क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहबा से ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या नज़ले जुकाम के लिए भी बेहतर है, ये लिया जा सकता है? ठीक है। वैसे सर्दियों में तो मैं ये अमूमन खाता हूँ बहुत ज्यादा, मेरी स्किन भी ठीक है, सब कुछ, एलर्जी भी नहीं है। तो काइंडली ये जरा। बहुत शुक्रिया इमरान, आप देखते रहिए डॉक्टर साहिबा से सवाल आप वो जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है जो अभी इमरान ने लाहौर से किया है, हमारा भी यही सवाल है। जब फ्लू हो, नजला जुकाम, गला खराब हो तो कहते हैं जी किन्नू ना खाएं, क्या वाकई ऐसा है, नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आपने शुरू में कहा कि इसमें विटामिन सी बहुत होता है, और अगर आपको याद हो, हम तो अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर नज़ला ज़ुकाम हो गया है, फ्लू हो रहा है, स्पेशली इन विंटर्स, तो फिर हमें कहा जाता है कि कीनू धूप में बैठ के खाओ। और जब हम कीनू खाते हैं बाहर धूप में बैठ के, या कीनू का जूस पी के धूप में जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। कीनू अपना काम करता है, विटामिन सी बॉडी में जाता है और जो फ्लू का जो वायरस है या जिसकी वजह से इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है। एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है। धूप लेना बहुत ज़रूरी है, तभी कहा जाता है कि कीनू का जूस पीजिए और धूप में चले जाइए, तो फौरी तौर पे आपका फ्लू और फीवर जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, ये स्किन के लिए, ख़वातीन की जिल्द के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, और जिल्द के अगर हम बैरूनी तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसका क्या, किस तरह से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए फुल ऑफ विटामिन सी है और इसका जूस जैसे हम इस्तेमाल करें खाने में पीने में तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको लगाते हैं तो विटामिन सी जो है स्किन को कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करने के लिए, ब्राइट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। और इसको इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत ही आसान, इसलिए कि रोज़ाना जो है ना बड़ा मुश्किल है लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। डॉक्टर साहिबा, स्किन पर किस तरह यूज करना है ये आप अभी बताइएगा। एक कॉलर ले लेते हैं, हम चाहते हैं वो जरा इन डिटेल आपसे पूछे स्किन पे किस तरह इसको यूज करना है। आकिब कॉलर है मरी से, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जी आकिब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर, मेरा उम्र है 22 साल, मेरा वजन है 120 किलो। ये डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि वजन किस तरह कम कर रहे हैं आप?
जी जी, वजन किस तरह कम करें? वो उन्होंने कैवा बताया। हाँ यस, कैवा एक अभी आप डॉक्टर साहब ने बताया था किन्नू के छिलके का, उसमें थोड़ी सी आपने ग्रीन टी डालनी है और अमलतास थोड़ा सा डालना है, उस कैवे को पीना है आपने हर खाने के साथ, दोपहर और रात के खाने में स्पेशली। हाँ, और वैसे भी डॉक्टर साहब दोबारा भी पूछ लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, पूछ लें। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन का आप बता रही थी, स्किन पे कैसे यूज करें? हाँ, स्किन का मैं बताई थी कि अभी जो है हम बनाएंगे एक सीरम बनाएंगे। आपने सुना होगा कि विटामिन सी सीरम्स बड़े कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, ओवर द काउंटर मिल रहे होते हैं कि विटामिन सी सीरम जो है स्किन के चेहरे के रंग को निखारने के लिए, झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सन टैनिंग के लिए जो है कीनू बहुत अच्छा होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम जो सीरम बनाएंगे, जिसमें हमने जूस निकाला, आप देखिए मैं बिल्कुल आपके सामने ये जूस निकाल रही हूँ और बड़े आराम से, इसके लिए किसी आपको मशीन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह से इसका जूस निकाल लिया है। अच्छा, इसके जूस के बाद बल्कि मैं आपको इस क्लियर प्याले में दिखाती जाती हूँ साथ साथ। इस जूस को आप निकालेंगे, ये आपका जूस आ गया है। इसमें जो है आपने सबसे पहले जो है थोड़ा सा डाला है हमने रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल तकरीबन 5 कतरे रोज़ ऑयल के डाले हैं। रोज ऑयल मतलब रोज गुलाब गुलाब का ऑयल, और ये किसी भी पंसार से मिल जाता है। रोज गुलाब अच्छा, ये अर्के गुलाब नहीं है, ये रोज ऑयल है। कभी भी पंसार से नहीं मिलते हैं, अगर आपको नहीं एग्जैक्टली रोज ऑयल है। अच्छा, अर्के गुलाब नहीं है, रोज ऑयल डाला है मैंने। ऑयल डाला है, इसके साथ टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल के तकरीबन हमने जो है 4 से 5 ड्रॉप्स डाले हैं। और इसमें हम जो है ज़रा सा डालेंगे आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल जो है ये आराम से इजीली मिल जाता है और ये तकरीबन 5 कतरे ये डालें। टी ट्री ऑयल के ये 3 तरह के हमने ऑयल डाले। देखिए खाली आप जूस, एक मिनट डॉक्टर साहब दोबारा पूछेंगे, टी ट्री और रोज ऑयल तो हमने सुना, तीसरा ऑयल कौन सा है? ऑयल जो है हमने डाला है आर्गन ऑयल। मोरक्कन सीड होता है आर्गन, हमने आर्गन ऑयल डाला है तकरीबन ½ टीस्पून। इजीली मिल जाता है आर्गन ऑयल, आजकल कॉमनली आर्गन ऑयल है, ये कॉमनली मिल जाता है। देखिए हम डायरेक्ट जो है विटामिन सी जो कीनू का जूस है लगा सकते हैं, लेकिन वो इरिटेशन कर सकता है बहुत अगर सेंसिटिव स्किन है। हम जो ऑयल्स डालते हैं तो इसकी पेनिट्रेशन बढ़ जाती है, तो स्किन के अंदर ये जाके एब्जॉर्ब भी करता है और स्किन को सूद भी करता है। टी ट्री ऑयल जो हमने डाला है, अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, उसमें कोई एक्नी प्रॉन स्किन है, एक्नी हो जाती है, तो एक्नी को कंट्रोल करेगा। रोज़ ऑयल जो है वो आपकी लाइंस को, रिंकल्स को ख़त्म करेगा, स्पॉट्स को ख़त्म करेगा। और जो आर्गन ऑयल है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए होता है कि अगर ठीक है डॉक्टर साहब, आप वापस आते हैं आपके पास, बहुत कुछ और भी पूछेंगे। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद। और इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फैशन की, ना सिर्फ फैशन की बल्कि ट्रेंड्स की भी। आपको पहनना क्या चाहिए, और आपने अभी पैकेज देखा, उसमें सबसे आखिरी लाइन ये थी कि कम बजट में अच्छा वार्डरोब कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं, हिना सलमान हैं, आपको वेलकम करते हैं, और हुसैन हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और हिना से आगाज करते हैं। सबसे पहले हिना, बड़ा मुश्किल होता है कि आपने किसी पार्टी में जाना है तो आपको ड्रेस कैसा चूज करना चाहिए। आप चूंकि ड्रेस डिज़ाइनर हैं और मुख्तलिफ तरह के ड्रेस डिज़ाइन करती हैं, तो आपके ख्याल में ये इसको कैसे हम कैरी कर सकते हैं? क्या ये वाकई डिफरेंट अप्रोच होती है कि पार्टी में डिफरेंट हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ब्राइडल? अच्छा, आई थिंक ये जो डिज़ाइनिंग है ये भी सारे सीजन्स के साथ साथ चलता है। जिस तरह सीजन चेंज होते हैं उस तरह डिज़ाइनिंग ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कलर्स चेंज होते हैं, उसके बाद स्टाइल्स चेंज होते हैं, और आपकी वेरिएशंस आती हैं ड्रेसेस के अंदर। फॉर अ पार्टी वेयर देयर विल बी एनीथिंग। अब तो आजकल बॉल गाउन्स बहुत इन हुए हैं, पार्टी ड्रेसेस हैं, प्रॉम ड्रेसेस जिनको कहा जाता था, अलेक्जेंडर मैक्वीन सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस, एलिजाबेथ क्वीन ड्रेसेस जो थे लॉन्ग टेल्स के साथ, लॉन्ग गाउन का। और यही ट्रेंड हम लोग आजकल ब्राइडल्स में भी बना रहे हैं कि ब्राइडल ड्रेसेस भी टिपिकल नहीं रहे, कलर्स जो है पिंक से होके लाइट कलर्स में आ गए हैं, पेस्टल कलर ज़्यादा इन हो गए हैं। एंड व्हाट अबाउट कैजुअल एंड फॉर्मल? कैजुअल ड्रेसेस में भी यही है कि कैजुअल भी आजकल, जैसे हुसैन भी बता सकते हैं आपको, ही इज़ लाइक ओल्ड वन ऑफ द ओल्ड डिज़ाइनर्स विद मी। लेकिन ये कि कैजुअल ड्रेसेस में भी लाइट कलर्स, सटल कलर्स। ओके, आजकल लाइट कलर चल रहे हैं, सटल कलर्स क्या चूज करना चाहिए?
वेल सीज़न बहुत डिपेंड करता है। समर्स में यू हैव टू हैव अ वेरी गुड वार्डरोब, उसमें आप वेरिएशंस होनी चाहिए। आप पेस्टल कलर्स भी रखें और आप ब्राइट कलर्स भी रखें, लाइक जिंक ब्लू हो गया, और ये बहुत यूनिक कलर्स हैं और ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अपील करते हैं। ब्लू, मिडनाइट ब्लू कलर बहुत अपील करता है समर्स में। और उसके साथ साथ फिर आप उसमें पीच कलर, और इन्होंने बहुत अप्रोप्रिएट कलर पहना हुआ है समर्स के लिए, तो हाँ एग्जैक्टली। तो आपके वेरिएशंस होनी चाहिए आपके वार्डरोब। अच्छा, ये तो होगी कलर्स की बात। ट्रेंड्स वैसे क्या? अभी आपने 2-3 नाम लिए, आई डोंट नो वो खवातीन से जैसे आपको दिखा सकते हैं, जैसे ये देखें आप, ये प्रॉम पार्टी ड्रेसेस जो आजकल चल रहे हैं। जैसे हम लोग टिपिकल जो हमारा पहले ट्रेंड था लहंगे का, लहंगा और ऊपर शॉर्ट शर्ट और दुपट्टा, वो खत्म करके हम वन पीसेस पे आ गए। कलर्स भी जो है वो अच्छा, इसको इस तरह आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए। अच्छा, ये यहाँ से ड्रेस दिखा सकें, यहाँ आ जाए। हम ट्रेंड को लेते हैं, बेसिकली हम तो वेस्ट फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस जिस तरह बन रहे हैं उसी तरह हम अपने ईस्टर्न ड्रेसेस को भी वेस्टर्न ड्रेसेस की तरह बना रहे हैं। तो ये जो जैसे ड्रेस है, अब ये इसका नाम क्या है? it's a ball dress basically. It's a ball dress. Okay. It's a ball dress. It's a party dress. बहुत तो खूबसूरत अब आप ये देखें कि ये अब ये ईस्टर्न साइड है और ये कट इज अ वेस्टर्न. So it's the fusion basically. Contemporary dress कह सकते हैं कि हम लोग ईस्टर्न भी पहन सकते हैं और इसको वेस्टर्न भी कैरी कर सकते हैं. Okay. आप इस साइड पे आके बाकी का भी जरा जल्दी बता दें. इसको मैं पकड़ता हूँ. मुझे लगता है ये ना. अब again this is somehow these are bridal. अच्छा, इसमें भी आपने डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब इसमें भी ये डार्क है तो इसका दुपट्टा इज इनटू लाइट एंड पेस्टल. लाइट एंड डार्क्स आर इन, लाइट एंड डार्क आर इन फैशन. अगेन आई विल से द लॉन्ग ड्रेसेस आर इन फैशन. सेम दुपट्टा सेम ड्रेस के साथ अगर वो डार्क है लाइट है, ये अब फैशन नहीं है. नहीं, आई एम सेइंग one tone is not in fashion. One tone is not in fashion. मतलब मैचिंग नहीं, कंट्रास्ट चल रहा है. कंट्रास्ट चल रहा है. जैसे you are wearing like light and dark together. आप भी आ जाएं जरा, आपकी भी कलेक्शन थोड़ी देखते हैं. ओके, अच्छा ये सब लाइक वो अच्छा ये ऑल इनटू ब्राइडल टाइप ना. ड्रेस है, आप किसी भी पार्टी पे वेयर कर सकते हैं. अच्छा, ये जो ड्रेसेस जो बेसिकली ग्रीन से कॉन्सेप्ट है, मेहंदी की ड्रेस है. अब तो खैर कलर्स का तो कॉन्सेप्ट है. आप तो ब्राइड्स भी 3-3 कलर्स यूज कर रही हैं. ब्राइडल्स में भी आपके कलर्स आप देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, कलर्स की कॉन्सेप्ट देखेंगे. अब तो कलर्स का ऐसे कुछ भी नहीं है कि मेहंदी पे पहने, बारात पे पहने, के बली में पहने. हर कलर पीछे ये कैजुअल और फॉर्मल है. ये कैजुअल है सारे. अच्छा, इसमें भी इट्स वेरी कलरफुल ना. बिल्कुल वो है ही नहीं कि थीमेटिक टाइप. अच्छा, सारी चीज पर्पल है. आपकी कलेक्शन जी. तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें. हाँ, प्लीज. इसमें आपने क्या सोचकर लाइट डार्क या अब देखिए, अब जैसा फॉर एग्जांपल अब ये है, जरा थोड़ा आप अगर घूम जाएं ऐसे. अभी देखिए ये लिवेंडर है और उसके साथ हम लोगों ने प्लम शेड दिया है जस्ट टू हाईलाइट, ताकि वो कॉम्बिनेशंस वगैरह उसके अंदर होने चाहिए. इसमें 2-3 शेड्स हमने वेरिएशंस यूज किए हैं. अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशन किस तरह डिसाइड करते हैं आप लोग कि ये अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा? ये उस कलर फैमिली ऑब्वियसली एंड इट्स एक्सक्लूसिव कॉपीराइट. I think why we are designers then? If we don't know about the color sense, if we don't know about the aesthetics, then why we इसके साथ हम ट्राउजर के आजकल वो बेल है, स्ट्रेट है. देखिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके फिगर के ऊपर बहुत मैटर करता है. अगर शर्ट की ये है तो उसमें क्या अभी वो आप वेट लॉस का भी इधर बात कर रहे थे. आई थिंक इट डिपेंड्स. ये पूरा एक पैकेज होता है. डिजाइनिंग इज नॉट लाइक आपने कपड़ा डिजाइन कर दिया. सर, हाउ डू यू कैरी मेकअप, हाउ डू यू लुक लाइक, हाउ इज योर फिगर. आई थिंक आप टेपर्ड हैं, आप स्लिम हैं, आप लंबी हैं तो आपको उस तरह की ड्रेसेस पहनने चाहिए. आप शॉर्ट हैं तो आपको लॉन्ग पहनने चाहिए. आप लॉन्ग हैं तो शॉर्ट पहनने चाहिए. लंबी हूं तो मुझे कैसे. और अब देखें फिजिक के ऊपर, फिगर के ऊपर बहुत मैटर करता है. अगर तो इफ यू ऑन अ हैवियर साइड तो आपको जो ट्राउजर है आपका इट शुड बी टेपर्ड. सिगरेट पैंट्स और कपरीज वो आपको ज्यादा सूट करेंगे. और अगर आप लंबी हैं तब तब बूट कट बहुत अच्छा है. आपकी कलेक्शन जी वो भी. ओके, जरा वो भी देखते हैं. उसमें ये सारे प्रेट हैं, वो भी प्रेट है. जी वो भी प्रेट है. ओके, मेरा ख्याल है कि ना अभी देखिए समर्स में एप्पल ग्रीन कलर. वाह, ये तो वैसे बड़ा खूबसूरत कलर लगता है. कैची कलर है तो ये बड़ा कैच करता है ना. अच्छा लाइन जी, मैं ये देखें जी, इसका नाम क्या पहले लेट्स गो इनटू द पॉइंट्स. पेप्लम. ओके, इसके ये क्या है पार्ट? ये फ्रिल्स है. हाँ, फ्रिल मतलब. ओके, अब ये पेप्लम जो है ये भी कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम
वेस्ट It's not our concept. अब तो ड्रेसेस जो है फ्यूजन है ये मोस्टली ना, अब वो ईस्टर्न वेयर जो है वो बहुत कम है। अब ये कुर्ता है, अच्छा ये ट्रेडिशनल है, नॉर्मली भी आप कैरी कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने कहीं किसी पार्टी पे जाना है या किसी डिनर पे जाना है। हाँ, और ये देखिए इसमें भी हम लोगों ने मैरून और ब्लैक का कंट्रास्ट दिया हुआ है जस्ट टू हाईलाइट। अगर आप गर्मियों के अकॉर्डिंग कोई ड्रेस डिजाइन करते हैं तब भी आप यही कंट्रास्ट इसमें डालते हैं? ये समर्स के हैं। नहीं वैसे अब ब्लैक लॉन कॉटन के मैं बताती हूँ, बेसिकली ये होता है कि ब्लैक जो होता है ना वो हमें बहुत टेपर दिखाता है। अगर हमारा फिगर भी ज्यादा हैवी हो ना तो ब्लैक अब्सॉर्ब कर लेता है। कौन कौन से कलर्स इस तरह आपकी पर्सनालिटी, वेट, हाइट, इन सारी चीजों कवर करते हैं? ब्लैक, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, एग्जैक्टली जिंक ब्लू। ओके, और अगर आप लाइट कलर्स में जाते हैं तो लाइट कलर्स में कौन से ऐसे कलर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा इनहैंस, ज्यादा ग्रूम करते हैं? देखिए पाउडर शेड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आई कैचिंग होते हैं, लेकिन फिर ये बात होती है कि उसमें आपका जो फिगर है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है लाइट में। ओके, तो डार्क कलर जो है वो आपके फिगर को बहुत कवर करते हैं। अच्छा ये मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मैं लेकर मिडनाइट ब्लू। तो इसमें ऑफ वाइट, अच्छा जब भी देखा जाता है मिडनाइट ब्लू तो उसमें ऑफ वाइट का शेड कंट्रास्ट में देते हैं, इसकी कोई खास मिथ है? नहीं, डार्क के साथ लाइट की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रहती है। या ऑफ वाइट आ सकते हैं या फिर उसको लाइट करने के लिए, थोड़ा सा डार्क को लाइट करने के लिए, क्योंकि डार्क के ऊपर डार्क आप करेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मेंस वेयर क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है? ओके, मेंस वेयर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। डिस्प्ले में नहीं है। ओके, लड़कों के लिए आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? लड़कों के लिए कैजुअल्स में, हाँ आज ये हमारी जो लाउंज फील है ना वो नहीं खत्म होनी चाहिए। ऐसा है कि लड़कों के लिए जो कैजुअल्स में कुर्ता शलवार तो मोस्टली ट्राउजर्स, और अभी वो हिना से बात हो रही थी, वो आजकल इतने मजे की सॉक्स आ गई हैं तो कलरफुल होती है, तो हम लोग जो है ट्राउजर्स जरा थोड़े से शॉर्ट हो गए। क्रॉप पैंट्स, क्रॉप पैंट्स। अच्छा मुझे क्रॉप पैंट्स हैं। स्पेशली कहते हैं, आई वेंट टू नॉर्वे एंड आई सॉ लॉट ऑफ पीपल, आई वाज लाइक सलमान, लाइक ये क्या है, इतनी कपरीज पहनी हुई, क्रॉप पैंट्स। एग्जैक्टली। अच्छा उसमें भी हम देखते हैं कि अब जिस तरह पैंट्स है बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, ट्राउजर, चिनोज, जीन्स सारी, तो अब क्रॉप का ट्रेंड चल रहा है, लाइक वो नीचे से थोड़ी नैरो होती है। क्रॉप कट होती है, लाइक नैरो तो होती है लेकिन शॉर्ट होती है। उसको कहते हैं क्रॉप कहते हैं। यू क्रॉप समथिंग, यू चॉप समथिंग, इट्स लाइक क्रॉप पैंट्स। अच्छा अगर क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा अपनी लुक चेंज करनी हो, आई मीन ड्रेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं खड़ा होकर दिखाता हूं, देखिए मुझे क्या चीज चेंज करने की जरूरत है। क्रॉप पैंट्स। Okay, crop pants. No, I won't recommend actually for him. I mean, it's going to be icebreaker. I mean, इंसान को हर चीज ट्राई करनी चाहिए, लेकिन इन पे शलवार कमीज बहुत सूट करती होगी because he's tall माशाल्लाह। हाइट के लिहाज से मुझे क्या और कोट? I think he's heighted, he's narrow, he's like tapered. He should be crop with short crop. Exactly, he can wear anything. Short coat. Short कुर्तास बहुत इन है आजकल। उसके बाद वो आजकल चल रहे हैं, वो प्रिंस कोट। बहुत अच्छा बड़ा चल रहा है और ड्रेस शर्ट के साथ प्रिंस कोट। या शर्ट का कोई कलर, देखिए क्या है, डिपेंड करता है आप किस इवेंट पे पहन रहे हैं। प्रिंस कोट इन्होंने शो में पहनना है। शो किस, आई मीन यही बैठा हूं मैं, तो क्या आपने being if I would be like a stylist, so I would make you try different things because it's a show, a lot of people are watching you, आपको बहुत दो लोग देख रहे हैं और जिस तरह आप सेट होंगे ट्रेंड वो लोग भी फॉलो करेंगे। लोग बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। ट्रेंड सेटर, डिजाइनर्स आर द ट्रेंड सेटर। डिजाइनर जो कलर इंट्रोड्यूस कराएगा लोगों के लिए वही होगा कि यार दिस इज इन, this is fashion. We are the one who are the watchdogs and we are the one who gonna set the trend for the others. चलें फिर हम इस तरह करेंगे। एक मिनट, ऐसे नहीं। ओके, मैं ये कहना चाहता था, अभी आप दोनों ने कहा कि अब आप ये ट्राई करते हैं बहुत सी चीजें, तो लेट्स ट्राई इट।
आप हमें ट्राई करें। ठीक है, हमें क्या सूट करे, मुझे क्या सूट करेगा, दुआ को क्या सूट करेगा। तो लेट्स आपने ये वेलवेट बोलते हैं इसको, वेलवेट का ये भी कोई खास ट्रेंड होता है या आप किसी भी विंटर्स के लिए? हाँ, मोस्टली विंटर के लिए तो होता है, लेकिन आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं, गेट टुगेदर, डिनर, वेलवेट इज टाइमलेस। हाँ, आप जो है वेलवेट में भी वो एक कॉटराई को भी वेलवेट ही कहते हैं। एग्जैक्टली, तो वो भी ऑल सीजन है। हाँ, नहीं ऑल सीजन, विंटर्स का फैब्रिक है वो। जून में पहन के तो इट्स नॉट ऑल सीजन, यू गोना स्वेट लाइक हो जाएगा। ऑल सीजन से मुराद ये कि आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, इवेंट पे, किसी भी इवेंट पे आप पहन सकते हैं। ओके, चलें, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे पास वक्त कम है, डेफिनेटली बड़ी मजा आ रहा था आप लोगों से बात करके। दोबारा आप लोगों को बुलाएंगे और अच्छे ड्रेसेस, और हम पे ट्राई करेंगे ज्यादा टाइम के लिए इस पे डिस्कशन करें, क्योंकि ये एक एंडलेस डिस्कशन है। फैशन पे जितनी बात की जाए वो कम है। हिना और हुसैन, आप दोनोों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, जाने का वक्त आ चुका है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह के साथ और बहुत सी ऐसी बातों के साथ जो आप इंजॉय करेंगे। लेकिन हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। दुआ जमील सुखेरा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।